Hello and welcome to Rahul Sudan Value Podcast. This show has always bring about people जिन्होंने लाइफ में बहुत अमेजिंग सक्सेस प्राप्त किया है या जिनकी जिंदगी से हम कुछ सीख सकें। कई ऐसे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हमें मिले जिन्होंने एक फीमेल लेगेसी बिजनेस को या एक फैमिली लेगेसी बिजनेस को बिल्डअप किया। लेकिन आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो एक सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने आयुर्वेदिक हर्बल सप्लीमेंट कैटेगरी में अपने फैमिली बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके गए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा बिजनेस लेके गए हैं इस आइडिया से कि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग, B2B, जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड हर जगह अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया है। अ पर्सन विद अ वेरी वेरी ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड टैक्सेशन। आइए मिलते हैं ऑरिटिक्स के फाउंडर से और D2CI के वाइस प्रेसिडेंट फॉर उत्तराखंड रीजन श्री अर्जुन जी से। हाय अर्जुन। हाय राहुल जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आज आपके साथ रूबरू होकर बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि हम लोग बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है अपने सारे फेलो टीम मेंबर्स, डायरेक्ट सेलर्स एंड पूरी जो हमारी कम्युनिटी है उसके लिए यहाँ से निकालेंगे। सर आज एक्चुअली क्वेश्चन तो बहुत है पूछने के लिए। सरकार का रवैया क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, वो बात करेंगे। फेलो इंडस्ट्री एसोसिएशंस में क्या चल रहा है, डायरेक्ट सेलर्स के फ्यूचर के लिए आप क्या कर रहे हैं, इन पे ही बात करेंगे। पर शुरुआत करते हैं, आपके क्या रीजन रहा कि आपने अपने बिजनेस में सब कुछ अचीव करने के बाद डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज ये मुझसे लोग बार बार पूछते हैं, तो इस बारे में बात भी करनी ज़रूरी है। तो मैं आपको थोड़ा अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ। वैसे बाय क्वालिफिकेशन आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आफ्टरवर्ड्स मैंने इंग्लैंड गया और वहाँ से जाके मैं MBA करके वापस आया। और मेरा जो फैमिली बिजनेस है जो मेरे फादर ने सेटअप किया था, दैट इज़ अ 40-year-old बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल। सो हम लोग दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करते हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ, उसे मार्केट करते हैं। हमारी अपनी मार्केटिंग टीम है जो कि विद द हेल्प ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव टीम काम कर रही है। वी हैव फ्रेंचाइजीज ऑल ओवर इंडिया एंड इंडिया में हर एक स्टेट में, हर एक जगह पे हमारा जो मेडिसिन, बनाई हुई मेडिसिन अवेलेबल है। दैट इज़ समथिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ व्हाट माय फादर हैज़ अचीव्ड। और हम लोग बहुत सारे कंपनीज के लिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। वी आर मैन्युफैक्चरिंग फॉर मोर देन 40 कंपनीज और उनके लिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करके लेके आते हैं। और हम लोग क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। वी आर नेशनल अवार्ड विनर्स फॉर क्वालिटी, जो कि हमें 2007 में तब के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दिया था। दैट वाज अवार्ड फॉर क्वालिटी। और फिर उसके बाद हमें क्वालिटी के लिए राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी अवार्ड मिला है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्पेशल रिकग्निशन अवार्ड मिला है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस अवार्ड मिला है। सो ये सारे अवार्ड्स जो हमें मिले हैं कहीं ना कहीं क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए मिले हैं और उसी के लिए हम लोग जाने जाते हैं। अभी लेटेस्ट हमें एसोचैम द्वारा CSR एक्सेलेंस इन CSR का अवार्ड भी मिला है। सो वी आर इनटू मल्टीपल पार्ट, बट हम ये मानते हैं कि कम्युनिटी को सर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना काम पूरी शिद्दत से करें। इसीलिए क्वालिटी पर हमारा बहुत हाई फोकस रहता है और साथ के साथ जो हमारी जो पूरी सोसाइटी है उसको आगे बढ़ाने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम लोग CSR पे भी बहुत फंक्शन करते हैं। अब कमिंग बैक टू मी, ये तो पूरा फैमिली बिजनेस का सिस्टम था। अब आया मेरे ऊपर कि भाई क्या काम किया जाए। सो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट एलोपैथिक मेडिसिन इज समहाउ इनलेस इंडस्ट्री। जब किसी को बीमारी हो जाती है तब वो एलोपैथी में जाता है। और मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि लोग बीमार ही ना पड़े या बीमार कम पड़े। तो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर वेलनेस इंडस्ट्री। और उसके साथ मैंने ऑरिटिक्स की शुरुआत करी थी। और ऑरिटिक्स की शुरुआत करते हुए फिर मैंने एक अपना सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप किया जो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए था। सो कॉस्मेटिक्स एंड न्यूट्रोसिटिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम लोग हरिद्वार में मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड दैट वी हैव सेट अप अनदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विच इज स्पेशली फॉर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। और फिर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में बिकॉज मेरे पास अपनी एक R&D की टीम है, तो हमने R&D करके बहुत सारे अलग अलग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उस पर हम लोग फोकस हमने किया और वो उस प्रोडक्ट्स को हमने लॉन्च किया जो कि आज काफ़ी सारे लोगों की जो हेल्थ है उसको अपलिफ्ट करने में बहुत मदद कर रहे हैं। आई थिंक अमेजिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और फिर उसके बाद MBA एंड उसके बाद आके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना।
बट फिर क्वेश्चन वही आता है कि अर्जुन सर कि फिर डायरेक्ट सेलिंग कैसे आया? मतलब जब फैमिली सब काम कर चुके थे, तो जनरली होता है कि जब सब काम कर चुके हैं तो डायरेक्ट सेलिंग तो पिक्चर में नहीं आता। ये तो होता है कि चलो कई बार पहला स्टेप करा हो बंदा ने, डायरेक्ट सेलिंग समझ में आता है। ये तो आपने तो लास्ट में किया, ये इसका क्या रीज़न रहा? सर एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैं अपने कॉलेज टाइम में था अराउंड इन 2007-2008 उस समय मैंने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन किया था। और जब मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया था तो वो वेबसाइट्स बेचती थी। तो जब मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा फ़ील हुआ कि ये बेसिकली मनी सर्कुलेशन चल रहा है। तो उस समय मुझे पता भी नहीं था कि मनी सर्कुलेशन होता क्या है, अच्छी कंपनीज़ क्या होती है, खराब कंपनीज़ क्या होती है, उन सब चीज़ों का उस समय मुझे ज्ञान नहीं था। तो जब मैंने जॉइन किया तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि इट इज़ नॉट समथिंग राइट फॉर कम्युनिटी एज़ अ होल। तो उस समय मैंने बस ऐसे सोचा था कि इसको मैं तो छोड़ रहा हूँ, बट अगर मुझे कोई ऐसा मॉडल मिला जिससे एक्चुअली में लोगों का बेनिफिट हो सकता है, तो मैं ज़रूर अपनी खुद की कंपनी शुरू करूँगा। मैंने तब सोचा था, अब एक बार ऐसे ही माइंड में आया था। फास्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ते हुए अराउंड 2017-18 की बात है। मैं एक होटल में था और उस होटल में किसी काम के लिए गया हुआ था और वहाँ पे कंपनी की मीटिंग चल रही थी। सो मुझे थोड़ा लगा कि ये थोड़ा डायरेक्ट सेलिंग वाला मामला चल रहा है, तो मैं बोला बहुत टाइम हो गया, 10-12 साल हो गए, लेट्स सी अब आजकल क्या चलता है। तो जब मैंने उस कंपनी को मीटिंग अटेंड करी तो वहाँ पे समीर मोदी जी थे और वो अपना कंपनी का सब बता रहे थे। तो मैंने उनकी कंपनी को स्टडी किया और जो मेरे माइंड में एक मिसकंसेप्शन था कि डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ मनी सर्कुलेशन होता है, उनकी कंपनी से वो मेरा मिसकंसेप्शन खत्म हुआ और उनकी कंपनी से मुझे पता लगा कि डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी कंपनीज भी होती हैं, अच्छे प्रोडक्ट भी होते हैं और लोगों को बेनिफिट भी डायरेक्ट सेलिंग से मिलता है। तो मुझे वहाँ पे उनकी कंपनी से ये बात पता लगी थी। देन उसके बाद मैंने उनकी कंपनी ज्वाइन भी करी थी फॉर रिसर्च पर्पस। और फिर उसके बाद चीज़ें मैंने वो जो ऑरा होता है जो डायरेक्ट सेलिंग का है वो उनकी कंपनी से लिया था एंड देन आफ्टरवर्ड्स आफ्टर गेनिंग सम एक्सपीरियंसेस फिर उसके बाद मैंने ऑरेटिक्स की शुरुआत करी थी। ये शब्द ऑरेटिक्स कैसे मिला? नाम कैसे? एक्चुअली सर फार्मासिंथ में जो मेरी मदर कंपनी है उसमें जो 98 में हम विजुअल एड्स एक्चुअली लेके जाते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर्स के पास। सो 98 में एक विजुअल एड था और उस विजुअल एड का जो थीम होता स्टार्टिंग का थीम था उस थीम में लिखा हुआ था कि डॉक्टर हमारे कुछ वैल्यूज़ हैं जिस पे हम आज आपसे मिलने आए हैं। फर्स्ट वन इज़ अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी, सेकंड वन इज़ यूनिटी, थर्ड वन इज़ रिलायबिलिटी एंड देन उसके बाद फोर्थ वन इज़ एक्सेलेंस, देन फिफ्थ वन इज़ टेक्नोलॉजी एंड देन सिक्स्थ वन इज़ इनोवेशन एंड सेवंथ इज कमिटमेंट एंड एट्थ इज सिंसेरिटी। सो ये 8 वैल्यूज 8 पिलर्स हमने उस समय बनाए थे। 98 के हमारे विजुअल एड में था वो। सो मैंने उसी वैल्यूज को एज इट इज लिया और इन सब वैल्यूज को मैंने जो बोला है उसका फर्स्ट लेटर आप लोगे तो सॉरेटिक्स बन जाता है। क्या बात! तो ये कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, लेकिन हमारे जो वैल्यूज जिसकी वजह से जो मेरी मदर कंपनी वर्किंग कर रही है उसी के वैल्यूज के लेके हमने उसको एब्रीविएट करके ऑरेटिक्स का नाम बनाया था। अमेजिंग। आई थिंक इट्स कई बार क्या होता है कि बंदा नाम रख लेता है तो डिफाइन नहीं कर पाता। यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन थी, उससे नाम निकला है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, नाउ वेरी वेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला एक क्वेश्चन मैंने आपसे जी सर, पूछना है प्लीज। कि नाउ अभी अभी सरकार ने एक नया निकाला नोटिस जिसके अंदर जीएसटी को कम कर दिया गया है। दिवाली पे ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब इसमें मार्केट में थोड़ी कंफ्यूजन है कि किस में कम होगा, किस में नहीं कम होगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप तो देखिए मैन्युफैक्चरर भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, यू रन अ मार्केटिंग कंपनी आल्सो, प्लस यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या लगता है ये बेनिफिट है, नहीं है, कैसे होना चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो प्रेस रिलीज आई है, नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है, तो उसके पहले कुछ कंक्लूसिवली बोलना तो गलत रहेगा। बट हाँ, जो प्रेस रिलीज आई है वो भी बहुत अच्छी खासी एलैबोरेटेड प्रेस रिलीज है जिसमें सारे एचएसएन कोड्स वगैरह आए हुए हैं, सारे प्रोडक्ट्स के नाम उसमें लिखे हुए हैं क्या क्या आते हैं। सो मेनली अगर देखा जाए तो आयुष के जो प्रोडक्ट्स हैं जो पहले 12% पे थे वो अब 5% पे होने जा रहे हैं। एंड सेकेंडली जो एलोपैथिक मेडिसिन थी जो पहले 12% पे थी अब वो मेडिसिन भी 5% पे होने जा रही है। साथ के साथ कुछ न्यूट्रोसिटिकल सप्लीमेंट्स जो हैं जो पहले 18% पे थे वो भी कम होके 5% पे आ रहे हैं। तो ये मेजर जो हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है वो ये वाला पार्ट है। इसके अलावा अनडाउटेडली बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें थी जिस पर टैक्स लगता था वो 0% पे शिफ्ट हो गए हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर द कंज्यूमर्स। सो ऐसे करके काफ़ी सारे टैक्स में रिलैक्सेशन मिल रहा है। एंड द गुड थिंग इज़ कि जो चीज़ें जिन पर टैक्स हाई होना चाहिए जैसे कि सिगरेट्स हो गई, गुटखा, तंबाकू, ये सब आइटम्स हो गए विच इज़ बेसिकली ए सिन फॉर द सोसाइटी,
उस पे टैक्सेशन बढ़ रहा है, तो उस पे टैक्सेशन जो है 40% तक जा रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड, ताकि उसका कंजम्पशन जो है वो कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ एक्चुअली हार्मिंग सोसाइटी एज अ होल। सो ये जो स्टेप है बहुत अच्छा स्टेप है, और आई थिंक इस स्टेप से चीज़ें जो हैं गोइंग फॉरवर्ड, उसके जो प्राइसिंग है वो कम होनी शुरू होगी और कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। सो अब होगा क्या, जैसे मान लेते 100 रुपए की आइटम थी जिसके ऊपर 12% जीएसटी था, जी। या अब वो जो कम हुआ 7%, वो अब कस्टमर को जाएगा या डायरेक्ट सेलर का इंसेंटिव या बोनस या उसमें कुछ ऐड हो जाएगा प्लान के अंदर? आप पीवी वीवी बढ़ जाएंगे उसमें? जी, जी। सो एक्चुअली जीएसटी में देयर इज़ वन क्लॉज़ व्हिच इज़ कॉल्ड एन एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज़। तो एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज़ का मतलब ये होता है, जो ये बताता है कि अगर किसी भी रीज़न से जीएसटी में अगर कुछ भी कमी हो रही है, सो कंपनीज़ आर बाउंड कि आप वो बेनिफिट जो है अल्टीमेटली कंज्यूमर को पहुँचाओ। बिकॉज़ मान लेते हैं अगर एक आइटम ₹112 का बिक रहा है जिसमें ₹12 का जीएसटी है, अब वो आइटम अगर सस्ता हुआ है, अगर टैक्सेशन उसमें कम हुआ है, सो ज़रूरी है कि अब वो 12% से कम होके 5% पे जाना चाहिए। तो उसी के लिए एंटी प्रॉफिटेरिंग का क्लॉज़ जो है वो बनाया गया था। बट ये जो एंटी प्रॉफिटेरिंग का क्लॉज़ है, ये 31 मार्च को, इसका सनसेट 31 मार्च 2025 का था। ओके। तो ये एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज़ फिलहाल अभी इन इफ़ेक्ट नहीं है। सो उस वाले केस में लार्जली अगर मैं बोलूँ, प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बोलूँ कि ये कंपनीज़ के ऊपर है कि वो कितना कम करेंगी, कितना नहीं करेंगी। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई बहुत बड़ा बेनिफिट कंज़्यूमर को नहीं मिलेगा इससे। बिकॉज़ वो जो एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज़ के तहत कंपनीज़ बाउंड नहीं हैं अपने प्राइसिंग को कम करने के लिए। ऑल्दो अगर मैं आपको बताऊँ कि हमारा जो एलोपैथिक मेडिसिन्स वाला जो डिवीज़न है, उसमें एक दूसरा क्लॉज़ एक दूसरा रूल आता है, व्हिच इज़ एनपीपीए, व्हिच इज़ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो उन्होंने एक डीपीसीओ का ऑर्डर निकाला है, एंड डीपीसीओ ऑर्डर सेज कि जो भी प्राइसिंग है, दैट हैज़ टू बी योर प्राइस, उसके ऊपर जो भी जीएसटी लग रहा है, जो भी टैक्सेशन लग रहा है, उसके बाद वो प्राइस आपकी बनेगी। तो एलोपैथिक मेडिसिन्स में तो ऐसा हो रहा है कि जो प्राइसिंग है, जैसे अब उसके मेडिसिन्स पे, एलोपैथिक मेडिसिन्स पे 12 का 5% जीएसटी हो रहा है। सो सारी कंपनीज बाउंड हैं कि अब उनको अपनी प्राइसिंग को रिवाइज भी करना ही पड़ेगा, कंपल्सरीली रिवाइज करना पड़ेगा। तो सारी प्रोडक्ट्स जो हैं, भले ही वो एसेंशियल मेडिसिन्स में आते हैं या नॉन एसेंशियल मेडिसिन्स में आते हैं, उन सभी को अपने प्राइसेस को कम करना पड़ेगा एलोपैथिक मेडिसिन्स के केस में। और वो हो भी रहा है। उसके लिए आपको या तो स्टिकर्स लगाने पड़ेंगे कंपनीज़ को, या स्टैंपिंग करनी पड़ेगी, साथ के साथ अपनी रिवाइज़ प्राइसिंग भी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, और सबको बताना भी पड़ेगा कि अब आपको इस प्राइस के हिसाब से सेल करना है। तो एलोपैथिक मेडिसिन्स में तो ये काम हो गया है, बट बिकॉज़ ऑफ एनपीपीए। बट जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, जो बहुत बहुत लार्ज एक प्रोडक्ट्स का आ रहा है, जिस पे प्राइसिंग कम हो रही है, जिस पे जीएसटी रेट कम हो रहा है, उन सब पे अभी फ़िलहाल बिकॉज़ ऑफ जो ये नॉन प्रॉफिटेरिंग क्लॉज़ है वो भी नहीं लग रहा है। सो आई डोंट सी कि उसके चक्कर में प्राइसिंग कम इमीडिएटली होगी। ऑल्दो येस, आगे चल के मे बी कंपनीज फिर नेक्स्ट प्राइसिंग कम करे, वो अल्टीमेटली कंपनीज के ऊपर रहेगा। ओके, सो ये मान लेते हैं कि जैसे कोई प्रोडक्ट जो 18% का था, जैसे कोई सप्लीमेंट था या जी पाउडर्स, जी हाँ जी उसके रेट जो हैं अब वो 5% में हो गए हैं, लेकिन वो नोटिफिकेशन एक तो ऑफिशियल नहीं आया है, हाँ जी जिससे प्रेस रिलीज है, हाँ जी हाँ जी और सेकंड जो एंटी प्रॉफिटेरिंग लॉ है उसको या तो सरकार रिवाइज करे या री नोटिफाई करेगी, तो जाके वो इम्प्लीमेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो आई थिंक थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है मार्केट में, बट जैसे लगता है कि मेरे ख्याल से दिवाली का सीजन आ रहा है तो उससे पहले तक तो ये तो हो जाएगा हो जाएगा। मेरे ख्याल से भी। सरकार को एंटी प्रॉफिटरिंग का जो ये क्लॉज है, जो सनसेट अभी 31 मार्च का था, उसको बढ़ा देना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि एक बहुत मैसिव जीएसटी में रिडक्शन सरकार ने किया है, और क्योंकि सरकार ने इतना रिडक्शन किया है तो उसका बेनिफिट पास ऑन भी होना चाहिए कंज्यूमर्स के पास। ट्रू ट्रू ट्रू। जी जी आई थिंक थैंक यू अर्जुन जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से, बड़ा सिंपल तरीके से एक बड़ा अच्छा ये कॉन्सेप्ट है जो लोगों को समझाया। अब चलते थोड़ा मैनेजमेंट साइड की तरफ बात करते हैं। नाउ आप एक यंग जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, और हमारे चैनल पे कई बार ये बड़े क्वेश्चन आते हैं कि सर जो हम नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो एआई को इम्प्लीमेंट करते हैं आज की डेट में। सो आपने अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी, एआई का इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस साइड करते हैं? सर, अगर मैं आपको एआई का बताऊं पूरा, अगर मैंने जो अपनी हिस्ट्री देखी है, सो मैंने फर्स्ट टाइम एआई देखा था 2001 में, जो बेसिकली था स्पीच टू टेक्स्ट।
यानी हम जो बोलते हैं उसको लिखने वाला। वो 2001 में सबसे पहले मैंने देखा था, और दैट वाज बेसिकली अ प्रिडिक्टिव एआई मॉडल। मैं यानी कि वो हमारे वर्ड्स को प्रिडिक्ट करता था और उसके बाद उसको लिखता था। बहुत खराब था उस समय वो, 2001 में बिल्कुल काम नहीं करता था, बिल्कुल ढंग से नहीं चलता था। मगर जस्ट 10 इयर्स के बाद 2011 में एप्पल ने अपना सिरी का मॉडल निकाला था जो बहुत अच्छा काम करता था। गूगल ने भी अपना स्पीच टू टेक्स्ट निकाला था, अमेज़न ने एलेक्सा निकाला था। तो ऐसे करके बहुत सारे मॉडल्स आ गए। तो विदिन 10 इयर्स वो काम करने शुरू कर गए थे और बहुत अच्छा चलने लग गया। एंड बाय 2021 आप ये मान के चलिए, आज के टाइम पे अगर हमने मतलब स्पीच टू टेक्स्ट करना है तो ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी, 95% एक्यूरेसी के साथ वो काम हो जाता है। रिगार्डलेस आप इंग्लिश बोल रहे हो या हिंदी बोल रहे हो या बंगाली बोल रहे हो या मलयालम बोल रहे हो, अब वो काम खत्म हो गया उस पे। सिमिलरली अब नया जो आज के टाइम पे एआई आया है जिसको हम एआई बोलते हैं, दैट इज जनरेटिव एआई। ट्रू। तो जो जनरेटिव एआई है सबसे पहले 2017 में आया था, और अभी इसे 10 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। और आप देख लीजिए आज के टाइम पे आप जो काम चाहो वो काम आप जनरेटिव एआई से करा दोगे। और मतलब दैट इंक्लूड्स एजेंट्स एज वेल। अभी लेटेस्ट चैट जीपीटी ने अपना एजेंट निकाला है। सो अभी मैंने अपनी एक टिकट जो थी वो मैंने एजेंट्स के थ्रू ही बुकिंग करी, तो उसमें उसको बता दिया था कि ऐसे ऐसे करके मुझे टिकट बुक करना, मुझे बेस्ट टाइम बताओ किस टाइम पीरियड के लिए मुझे जाना चाहिए, और किस टाइम पे मुझे आना चाहिए, कितना पूरा रहेगा, क्या इस बजट पे मैं कैसे अपना पूरा ट्रिप प्लान कर सकता हूँ। पूरा मुझे प्लानिंग करके एजेंट्स ने करके दिए। ऑल्दो उसमें अभी थोड़ा सा गैप्स हैं, कहीं कहीं बीच बीच में वो पूछता रहता है बीच में कि अब क्या करना होगा, नेक्स्ट अब क्या करना होगा, बट मोर और लेस वो काम पूरा करके उसने मुझे दे दिया है। दैट इंक्लूड्स मेरा क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालना। So it is not only telling the information, it is executing the information. एग्जीक्यूटिंग। Wow. तो ये अब नेक्स्ट लेवल का सिस्टम जो है वो शुरू हो गया एआई में। और आई फील कि अगले 1 से 2 साल में हम सारे काम एआई से ही करवा रहे होंगे। अभी भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने बहुत सारे एआई मॉडल्स मैंने सब्सक्राइब करे हुए हैं और मैं बहुत सारा काम एआई के थ्रू कराता हूं। तो बट आई 4 मॉडल जो किसी यंग एंटरप्रेन्योर को बताने चाहिए कि ये तो तुम कर ही लो यार, जी, इससे जी। तो जिंदगी सफल हो जाएगी, वो कौन हो सकते हैं? तो सबसे पहला है कि चैट जीपीटी का पेड वाला वो आपके पास होना चाहिए। वो तो मतलब होना ही चाहिए, उसका तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। वो आपके पास चैट जीपीटी का पेड वर्जन होना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि आजकल हम लोग ज़ूम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। सो मैंने एक एआई मॉडल था फायरफ्लाइज करके, उसको मैंने सब्सक्राइब करा हुआ है। तो वो क्या करता है, वो मेरे बिहाफ पे ज़ूम मीटिंग अटेंड कर लेता है और मुझे अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे बता देता है कि में क्या-क्या चला है, कितने लोग आए थे, कितने क्या-क्या होता है। उसे कस्टमाइज़ भी आप कर सकते हो। हाँ। क्या आपको कुछ कस्टमाइज़ेशन करना है तो वो भी करके दे देता है। वो तो अब इतनी सारी ज़ूम मीटिंग हो रही होती है, बहुत सारे लीडर्स करते रहते हैं, तो हर जगह पहुँचना पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो फायरफ्लाइज पे डाल दो, तो अपने आप आपका ज़ूम है या गूगल मीट है, कोई भी ऐसा काम है, तो फायरफ्लाइज आपको करके टोटली बना के दे देता है। वाओ। एंड थर्ड थिंग इज़, मैंने अभी ऑफ लेटली एप्पल का जो एआई है, एप्पल इंटेलिजेंस जो है, उसको भी यूज़ करना शुरू किया है। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। वो क्या करता है कि आपका जैसे मेल्स है, वो मेल्स पढ़ के पहले ही पूरा मेल आपको ड्राफ्ट करके दे देगा कि आपको ये वाला रिप्लाई करना है। तो वो पूरा मेरा पर्सोना भी समझता है, मेरी लैंग्वेज, लिखने की लैंग्वेज भी समझता है। उन सारी लैंग्वेजेस को समझ के वो पूरा के पूरा बता देता है। ऑल्दो जो जीमेल का है, जो गूगल का है, इट इज़ फार बेटर देन इंटीग्रेशन बिकॉज़ ऑफ द इंटीग्रेशन। हाँ जी, और पूरा गूगल अपने स्पेस से पूरा इंटीग्रेट करके देता है, तो और बेटर है। सो एप्पल एआई इज़ गुड, बट जो गूगल का इंटीग्रेशन है वो इवन बेटर है इस वाले केस में। तो ये 4-5 एआई के मॉडल्स हैं जो सबको अल्टीमेटली यूज़ करना चाहिए। देन आई यूज़ फ्रीपिक एज़ वेल, तो कि उसमें जो थोड़े-थोड़े से जो वीडियोज़ बनाने पड़ते हैं, 5 सेकंड 10 सेकंड जो शॉर्ट्स वाले वीडियोज़ होते हैं, वो फ्रीपिक से बहुत अच्छी तरह से बन जाता है। फ्रीपिक का भी जो पेड वर्जन है जिसमें उसका वीडियो वाला एआई मॉडल मिलता है उसमें। सो उसमें आप बता सकते हो कि आपको क्या-क्या काम करना है, एंड आप क्या उस अपनी इमेज डाल दीजिए और आपकी इमेज से वो पूरा का पूरा आपका कैरेक्टर बना के वो एक सब कुछ बना के आपको दे देगा जिस हिसाब से आपको वीडियो चाहिए। मुझे लगता है कि अर्जुन सर से ना एक अलग पॉडकास्ट करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ये जो एआई के 4 टूल्स है ना, एक एज अ बिजनेस ओनर आप अपने बिजनेस में कैसे लेकर आ सकते हैं। इनफैक्ट एक पूरी ट्रेनिंग अलग से ही हमें करनी पड़ेगी। तो सच्ची बात है सर, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, और आजकल टेक्नोलॉजी ही सच है। बल्कि आई फील कि कहीं न कहीं डायरेक्ट सेलर्स को अब एआई पे यूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ हम लोग कहीं न कहीं रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन के बिज़नेस में हैं। सो ये मैंने एक बार ट्रेनिंग सबको दी भी थी, कि आप ऐसे करके आप एज़ एन डायरेक्ट सेलर्स जो हैं, वो एआई को यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ चैट जीपीटी में मैंने सिंपल एक प्रॉम्प्ट डाला था कि सपोज़ यू आर अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट एंड टेल मी
हाउ मेनी इंपॉर्टेंट डेज आर देयर इन सो एंड सो मंथ। सो अभी जैसे सितंबर खत्म हो रहा है, अक्टूबर आ रहा है, तो अक्टूबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज है वो ऑटोमेटिकली एक चार्ट बना के दे देगा कि भाई ये 10 सबसे इंपॉर्टेंट डेज है। फिर उन 10 डेज का आप बोल दो कि मुझे क्रिएटिव बना के दो, तो आपको क्रिएटिव बना के देगा। उसमें आपको जो भी चेंजेस वगैरह करना है और क्रिएटिव के ऊपर आपको क्या लिखना चाहिए, सो दैट सामने वाला बंदा जो है वो लोग जो है आपके उस फर्स्ट लाइन, कैची लाइन पे अट्रैक्ट हो जाएं, एंड देन वो बाकी पूरा क्रिएटिव भी देखे और आपके पूरा टेक्स्ट को भी पढ़े। वो सब कुछ चैट जीपीटी जो है बना के आपको दे सकता है। बस फर्क इतना है कि आपको उसको बस समझाना पड़ेगा कि अल्टीमेटली आपको चाहिए क्या। अर्जुन जी, आप अपने बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, बट आई वुड से आप उनके एक रनिंग एग्जीक्यूटिव सीईओ भी हैं, तो डेली ऑपरेशंस आप ही मैनेज करते हैं। नाउ एज एन अपकमिंग सीईओ को अगर आप कुछ बताना चाहें कि किस तरह की मीटिंग्स सीईओ को लेनी चाहिए। जनरली हमें बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर मैं पूरा दिन ऑक्यूपाइड रहता हूँ पर मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, और जनरली वो लोग ये मैनेज आउट नहीं कर पाते कि वो जो अर्जेंट है वो तो कर रहे होते हैं, कई बार इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाती है उस वक्त। सो व्हाट काइंड ऑफ शेड्यूल यू हैव, आई मीन 9 टू से अबाउट, इतने मल्टीपल बिजनेसेस हैं तो कैसे मैनेज होता है पूरा शेड्यूल? सर मैं एक्चुअली एक सिस्टम यूज करता हूँ जिसको बोलते हैं टाइम बॉक्सिंग। तो टाइम बॉक्सिंग का मतलब ये होता है कि आज आपको क्या काम करने हैं उसकी एक लिस्ट बना लो, और आज आप घर से घर तभी जाओगे जब वो काम आपके पूरे हो जाएंगे। तो मैं इस वाले प्रोसेस को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं जैसे ही ऑफिस में पहुँचता हूँ मैं ये बना लेता हूँ आज मुझे ये काम करने हैं, एंड कुछ भी हो जाए, भले फिर उसके बाद 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे या 10 बज जाए, वो काम जो है वो काम एटलीस्ट पूरे हो जाने चाहिए। तो मैंने ये चीज़ देखी कि इसकी इफेक्टिविटी जब से मैंने काम करना शुरू किया, टाइम बॉक्सिंग करनी शुरू करी है। टाइम बॉक्सिंग फैंसी वर्ड हो गया, बेसिकली आज के काम जो है वो आप लिख लो, और आज के काम आज आपको निपटाने हैं, ये आपको मेक श्योर करना है। तो ये जब मैंने करना शुरू किया देन उसके बाद चीज़ें जो है काफ़ी सॉर्ट आउट होने शुरू हो गई। टाइम बॉक्सिंग एक अच्छा वर्ड है एक्चुअली। मैं आई थिंक आज के बाद लोग इसको ट्रेडमार्क करा के रख लेंगे कि ऐसे मैरिज है मंदिर है। ओके अर्जुन जी, एक सो आप बड़े सारे लोगों के मेंटर भी हैं, आप बहुत सारे ट्रेनिंग्स भी देते हैं, जैसे भी आपने बताया कि आप एआई की ट्रेनिंग्स भी देते हो, और हमने आपको काफ़ी देखा यूट्यूब पे, आप काफ़ी लोगों को इंस्पायर करते हैं हर फील्ड में। जी आपको कौन करता है? सो हु इज़ योर मेंटर? आप किसको फॉलो करते हैं? सर एक्चुअली जैसे बोलते हैं ना, जैसे जब भी किसी नए व्यक्ति को ज्वाइनिंग करवाते हैं तो उनको ये बोलते हैं कि सबसे पहले अपने ड्रीम्स लिखो। तो आप अपने ड्रीम्स लिखिए, फिर उसके बाद अपने गोल ट्रैकिंग करिए, ठीक है? और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट कुछ उसके बाद काम जो है उसके बाद करेंगे। सो यही सही बात है कि एक लेवल तक आप लोगों से काम करा सकते हो, उसके बाद उनके सपने, वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में, वही चीज़ें उनसे काम करवा पाएंगी, आप काम नहीं करवा पाओगे। सो यही ये मैंने काम करा था। मैंने सबसे पहले तो अपने ड्रीम्स लिखे, वे दूसरों को बताने से पहले खुद तो मैं फॉलो कर लूँ, और फिर जब मैंने अपने ड्रीम्स लिखने शुरू करे तो अब उन ड्रीम्स को मैं पीछे फुलफिल करने के लिए पीछे पड़ा हुआ हूँ। पर कोई ऐसा ट्रेनर, मेंटर या बुक्स जो आप रेफर करते हैं? सर मेरे मार्केटिंग गुरु हैं अक्षय यादव जी। तो वो मेरे मार्केटिंग गुरु हैं, उनसे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहता हूँ, एंड ही हैज़ इंस्पायर्ड मी अ लॉट। एंड ये तो जो एक्सटर्नल है वो आपके गुरु बन ही जाते हैं, और इंटरनली अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे फादर जो हैं वो मुझे कम्युनिटी के लिए जीना है, ये बात हर बार मुझे वही सिखाते हैं। और डेली जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो उनकी बात में अल्टीमेटली मुझे यही निकलता है कि जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपके पास वेल्थ है, जो भी आपके पास टाइम है, जो भी आपके पास पैसा है, ये आपका अपना नहीं है, दिस बिलोंग्स टू द सोसाइटी। ये आपके पास इसलिए है क्योंकि आप इसकी प्रॉपरली अपकीपिंग कर सकें। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने पैसे कमा लिए तो आप उसको उल्टी सीधी चीज़ों में उड़ाओ। आपके पास पैसे हैं तो आप सोसाइटी का कैसे बेनिफिट कर सकते हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। सो ये मुझे अपब्रिंगिंग जो है स्टार्टिंग से मेरे फादर से मिली है, एंड फिर उसके बाद मार्केटिंग वगैरह के लिए आई फाउंड अ वेरी गुड मेंटर हु इज़ अक्षय यादव जी, और उनसे मुझे बहुत बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली अबाउट लाइफ एंड अबाउट हाउ बिजनेस हैज़ टू बी डन। वाओ! आई थिंक तो कम्युनिटी वाला जो थॉट है बड़ा नोबल थॉट है आपके फादर साहब का, एंड आई थिंक दैट इज द होल आइडिया ऑफ बिजनेस। आई मीन बिजनेस प्लस सोशल पर्सपेक्टिव इज द कंप्लीट बिजनेस जिसे कहा जाता है। एंड अर्जुन जी, लास्ट क्वेश्चन, आई नो आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर ऑरोटेक्स? व्हाट इज नेक्स्ट फॉर योर पेरेंट कंपनी? हाउ डू यू सी नेक्स्ट 5 इयर्स? क्या विजन है अगले 5 साल का? सर जो विज़न है, विज़न से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कंप्लायंसेस हैं, वो सब लोग एज़ अ होल, इंडस्ट्री एज़ अ होल उस पे वर्किंग करे। बिकॉज़ अभी जैसे डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आए हैं,
तो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स के पहले जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री थी, पहले इंडस्ट्री वालों को ही नहीं पता होता था कि अल्टीमेटली हमारा फ्यूचर क्या रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आए, सरकार ने एक बहुत अच्छा एक एफर्ट दिखाया और अलग से एक रूल्स बनाए हमारी इंडस्ट्री के लिए। उससे एटलीस्ट हमें ये क्लैरिटी मिल गई कि लीगल कंपनीज कौन सी है एंड इलीगल कंपनीज कौन सी है, तो वो हमें क्लैरिटी मिली। अब उसमें और ऑल्दो अभी रूल्स में और काम करने की जरूरत है, वो तो हर समय रहेगा, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, बट हमें एटलीस्ट ये बात पता लग गई। अब हमें काम ये करना है कि जितनी भी कंपनीज हैं जो हमारे साथ इस इंडस्ट्री में आ रही हैं, वो अच्छी ही कंपनीज आए। इंडस्ट्री तभी आगे बढ़ेगी जब अच्छी अच्छी कंपनीज रहेंगी। जो किसी मैलिफाइड इंटेंशंस के साथ, गलत इंटेंशंस का जो कंपनीज आ रही हैं, वो अल्टीमेटली जो पूरा जो डायरेक्ट सेलिंग का जो कम्युनिटी है एज अ होल, उसको खराब कर रही है। सो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर है कि सरकार को करना चाहिए कि कुछ एक सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो सब लोग पूरे करेंगे। उसके बाद मैं तो ये बोलता हूँ, जैसे हर काम करने के लिए लाइसेंस मिलता है, मैं आयुष के प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ तो मेरे को आयुष का लाइसेंस मिला हुआ है, इसलिए बना पा रहा हूँ। इवन आज के टाइम पे सरकार ये बोलती है कि जो रेडी पे बेच के बैठा हुआ जो बंदा सामान बेच रहा है ना, जूस भी बना के आपको बेच रहा है, उसके पास भी फसाई का लाइसेंस होना चाहिए। तो उस बंदे के पास तो आप फसाई का लाइसेंस की बात कर रहे हो, तो डायरेक्ट सेलिंग में भी जरा लाइसेंस की बात कर लो। तो कहीं ना कहीं लाइसेंस, और लाइसेंस के बाद उसकी लिस्टिंग, हाँ। कि ये कंपनीज है जिनके पास डायरेक्ट सेलिंग का लाइसेंस है। एटलीस्ट एक कुछ सिस्टम होना चाहिए कि एटलीस्ट ये काम आप पूरे करोगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा, और लाइसेंस मिलेगा तो ये आपके नंबर्स है, ये कंपनीज है जिनको लाइसेंस मिला हुआ है। तो जब ये वाला काम पूरा होगा, देन आई फील कि ये इंडस्ट्री ग्रोथ करनी शुरू करेगी। और इसी के साथ, जैसे कि आपने बोला भाई ऑडिटिक्स का अल्टीमेटली विजन क्या है, तो जो मेरा पर्सनल ड्रीम है, आई ड्रीम ऑफ गेटिंग अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ कार डिलीवर्ड टू अ टीम इन 24 आवर्स। तो दैट इज माय ड्रीम, जो मेरे को, जिसके मैं आगे लगा हुआ हूँ, जो मेरा ऑडिटिक्स से जुड़ा हुआ है। एंड साथ के साथ प्रोडक्ट वाइज मेरा ड्रीम ये है कि नॉन इन्वेजिव प्रोडक्ट्स जो हैं उसको हम कैसे और नए के नए लोगों के पास लेके आए। सो फॉर एग्जांपल, मैंने शुगर का प्रोडक्ट जो है, जिसको ना खाना है ना पीना है, सिर्फ हाथों पे रगड़ना है, पैरों पे रगड़ना है, ऐसा वाला प्रोडक्ट हमने डिस्कवर किया था। और फिर उसके साथ साथ हम कोलेस्ट्रॉल का लेके आए, फिर उसके बाद हम लोग बीपी का लेके आए, और भी ऐसे 2-3 प्रोडक्ट्स को हम लोग लाइनअप कर रहे हैं। सो आई सी माई सेल्फ कि अगले 5 साल में मेरे पास और प्रोडक्ट्स होंगे, एटलीस्ट 10 ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो कि सामने वाले की तकलीफों को दूर भी करेंगे, और सिर्फ एक्सटर्नली अप्लाई करने की उसको जरूरत पड़ेगी। ग्रेट। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट डायरेक्शन। दोस्तों, एक हमारे चैनल पे ना काफ़ी सारे लोग आते हैं जिनके साथ हम शेयर करते हैं, और काफ़ी हम उनसे सीखने का मौका मिलता है। बट इट्स रियली अ वेरी स्ट्रेंज और आई वुड से यूनिक कॉम्बिनेशन। एक 360 डिग्री एंटरप्रेन्योर का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन अर्जुन जी हैं, फ्रॉम फाइनेंस, प्रोडक्शन, R&D टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट सबसे इंपॉर्टेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। अब पूरा एक 360 डिग्री जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर है सर, वो आपकी बातों से निकल के आता है। एंड आज आपसे बात करके ये लगा कि 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक, ऑब्वियसली AI। तो इसके लिए तो अर्जुन सर से हम दोबारा सेशन करेंगे जिसमें सिर्फ AI डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज अर्जुन जी ने टाइम जो हमारे लिए निकाला है वो बहुत आज इनका बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट था, तो उसके बीच में ये निकल के आए हैं। और सेकंड, हमने इनसे जो सीखनी है वो चीज़ है इनकी जो नॉन इवेसिव टेक्नोलॉजी की जो प्रोडक्ट लाइन है। बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिक कॉम्बिनेशन है इस नॉन इवेसिव टेक्नोलॉजी का, और मुझे लगता है कि इंडिया में इसकी बहुत बड़ी मार्केट है जो घर घर जानी चाहिए। बिल्कुल। एंड आई थिंक अर्जुन जी, आपने हमें टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राहुल जी फॉर हैविंग मी, और आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। और मेरा भी जो माइंडसेट है और क्लियर हुआ टुवर्ड्स दिस इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ यू। और आपने भी इस इंडस्ट्री के लिए बहुत टायरलेसली आपने बहुत मेहनत करी है, अभी भी कर रहे हो, और इस मेहनत में मैं पूरा 100% आपके साथ हूँ, 100% आपके साथ डेडिकेटेड हूँ, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो अल्टीमेटली इंडस्ट्री उसके बाद ही आगे बढ़ेगी। जो आप वर्किंग कर रहे हो विद ऑल दी गवर्नमेंट्स, विद ऑल दी मिनिस्ट्रीज, वो आपकी जो मेहनत है, उसी मेहनत की वजह से ही ये इंडस्ट्री आगे बढ़ने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इस इंडस्ट्री को इतना टाइम, इतना एनर्जी दिया, और इस इंडस्ट्री को इस लेवल पे आप लेके आए। उसके लिए बहुत बड़ा एक योगदान जो है आपने दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अर्जुन जी फॉर कमिंग ऑन शो। थैंक यू सो मच राहुल जी। टेक केयर। थैंक यू।